सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। हमारा टॉपिक है आज रिवीजन फास्ट ट्रैक चल रहा था, लेकिन किसी वजह से आज लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, तो इसलिए कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है उसको कनेक्ट करने में, तो इसलिए थोड़ा सा आज इसको रिकॉर्डेड मीडियम में ही तैयार किया है। देखिए, लास्ट टॉपिक है, वैसे भी आज ये कंप्लीट हो जाना था जो भी हमारा रिवीजन बायोलॉजी का चल रहा था, और फिर मैं रिपीट करूंगी इसलिए चल रहा था क्योंकि अभी सीबीएसई का एग्जाम होना है बायोलॉजी का, और रिवीजन मोड में ही केवल ये पिछले कुछ दिनों से वीडियोस लेकर आ रहे थे ताकि प्रॉपर तरीके से एक रिवीजन जो है वो हो जाए। वन लाइनर जैसे आप नोट्स पढ़ते हैं, वन लाइनर जैसे आप जो भी प्रिपरेशन करते हैं, उस लिहाज से यहाँ पर एक छोटा सा जो रिवीजन सेशन था वो पिछले कुछ दिनों से लाया जा रहा है, जो कि आज लास्ट है। सबसे पहले बात करते हैं क्या होगा, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में बात करनी है। लास्ट भी जो हमारी क्लास रही, यानी कि कल जो क्लास रही थी, उसमें हमने बायोटेक के बारे में ही पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कहाँ कहाँ हम अपनी डे टू डे लाइफ में बायोटेक का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे हमने उसमें एग्जाम्पल को पढ़ा था। बात करते हैं अब उसके प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। ये एक्चुअली इंटीग्रेटेड ब्रांच है बायोलॉजी की। पहले तो यही ध्यान में रखिएगा कि क्या है, इंटीग्रेटेड ब्रांच है ये बायोलॉजी की, सही तो ब्रांच, ठीक है, किसकी, बायोलॉजी की, जो कि डील करती है टेक्निक्स के बारे में, उन टेक्निक्स के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो एंजाइम है उनके से कनेक्टेड होती है, और जो किसी अलग तरीके के प्रोडक्शन में ह्यूमन के लिए यूजफुल होती है। जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि कर्ड को जब हम बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानते हैं। वो माइक्रोब्स अगर वहाँ पर एक्टिव ना हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि दही नहीं बनेगी, या जो हम डो तैयार करते हैं भटूरे के लिए, इडली के लिए, या इसी तरीके के जो ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए, तो उसमें बहुत सारे इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है और प्रोसेस आगे बढ़ती है। अब रही बात, इसी के रेफरेंस में बायोटेक के प्रिंसिपल क्या होते हैं, यानी कि कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके बेस पर हम बायोटेक को पढ़ते हैं या बायोटेक के लिए जो बेसलाइन क्रिएट करते हैं। तो मेनली यहाँ पर जो दो प्रिंसिपल की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग का मतलब आप जानते हैं कि किस तरीके से हम उसमें रिपेयरिंग कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और हम जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में कुछ जेनेटिक चेंज होने से हम एक नए तरीके का वहाँ पर जो मटेरियल है वो हम वहाँ पर तैयार कर सकते हैं और उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी होस्ट सेल में या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में। क्यों उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि हम उस नए ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज कर सकें। कल हमने ट्रांसजेनिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ताकि हम उसका क्या कर सकें, फिनोटाइप चेंज कर सकें और एक कुछ नए कैरेक्टर वहां पर ला सकें। अब बात ये आती है कि जो ये यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है पॉल बर्ग। इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में या नाम से जाना जाता है। दूसरा यहाँ पर है जो प्रिंसिपल है, पहला तो क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मेन बेस है। दूसरा यहाँ पर है आपका स्टेरिलाइजेशन मेथड, यानी कि स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे, मतलब स्टेरिलाइजेशन मेथड का यूज कैसे करेंगे। एक्चुअली ये जो मेथड है ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन को मेंटेन करने में, यानी कि केमिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो उस केमिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में ये जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन है उसको मेंटेन करने में स्टेरिलाइजेशन मेथड के थ्रू ही इसको मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। अब रही बात
इसी के माध्यम से बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे वैक्सीन्स हो गए, जैसे हमारे कुछ एंजाइम्स हो गए। कल हमने पढ़े थे कि इंडस्ट्रियल लेवल पर हम किस तरीके से एसिड्स को भी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर है वैक्सीन हो गए, कुछ एंजाइम हो गए या एंटीबायोटिक्स हो गए, उनको तैयार करने के लिए स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या है और कैसे इंप्लीमेंट होता है। क्लियर हो गया। फिर आते हैं आपके आरडीटी। आरडीटी हुआ रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? ये एक्चुअली क्या है? टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जिसमें दो जीन को कंबाइन किया जाता है, यानी कि दो जीन का कॉम्बिनेशन होगा और ये दो जीन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से ही लिए जाएंगे। माना कोई एक सोर्स से लिया गया और कोई बी सोर्स से लिया गया है। उसके बाद इन दोनों जीन को क्या किया जाता है? रिकंबाइन किया जाता है यानी कि रिकंबाइन किया जाता है। तो इसलिए ये जो जीन अलग अलग लिए गए हैं इनको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट जीन। तो रिकॉम्बिनेंट जीन जो यहाँ पर है नई कैटेगरीज को लिए हुए है, यानी कि नई प्रॉपर्टीज को लिए हुए है, और हम कई बार डिजायर चेंज जो करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर डिजायर चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी किसी ने तो फर्स्ट डिस्कवर किया ही होगा कि इस तरीके का एक प्रोसेस होता है। तो इसको सबसे पहले स्टैनले कोहेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले एक रिकॉम्बिनेशन को यहाँ पर बताया था कि रिकॉम्बिनेशन होता है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, और ये सबसे पहले क्रिएट किया गया था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर के द्वारा। और कौन सा सन था? ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1972, मतलब बायोटेक जो है बहुत ही लेटेस्ट यहाँ पर क्या है इम्प्लीमेंटेशन या इंट्रोडक्शन हुआ है इसका बायोलॉजी में। फिर आते हैं कि अगर हम बायोटेक को पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर आरडीटी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए टूल्स क्या क्या है, रिकॉम्बिनेंट के लिए क्या क्या टूल्स यहाँ पर है। तो इसके टूल्स को पहले मैं लिस्ट आउट करूं तो सबसे पहले क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है, क्योंकि जो स्मिथ हैं और जो नेथन है उन्होंने सबसे पहले इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया था कि हम इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके डिजायर जगह से जो थ्रेड है या डीएनए सेगमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, उसको हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके लिए जो एंजाइम यूज होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? डीएनए की डिजायर जगह से कटिंग करने के लिए उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, डीएनए का जो सेगमेंट है स्पेसिफिक लोकेशन पर उसको जब डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो उस समय स्पेसिफिक लोकेशन पर उसको कट किया जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक बहुत बड़े क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है और जिसको बोलते हैं न्यूक्लिएज। ठीक है, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे एक्सोन्यूक्लिएज, एक होते हैं क्या? एक्सोन्यूक्लिएज। ये क्या रिमूव करते हैं? काम देखिएगा, दो होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज होते हैं और एंडोन्यूक्लिएज होते हैं। ये क्या काम करते हैं? एक्सोन्यूक्लिएज वो होते हैं जो कि रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को। किसको रिमूव करते हैं? ये रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को। कहां से? द एंड ऑफ द डीएनए। कहां से रिमूव करते हैं? एंड ऑफ डीएनए से। क्लियर हो गया। एक स्ट्रैंड पे होता है, यानी ये डुप्लेक्स जानते ही हैं, तो इसमें एक स्ट्रैंड की बात हो रही है। ठीक है, अब रही बात, ये तो था एक्सोन्यूक्लियस, एंड पर ये इसको क्या कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है यहां से। तो एंडोन्यूक्लियस का क्या काम होता है? एंडोन्यूक्लियस का काम होता है कि ये डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर उसको कट करता है। ठीक है, डीएनए मतलब पूरे थ्रेड है उसके अंदर, ये क्या कर रहा है? एंड पर कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है? वहीं कहीं विद इन द डीएनए कहीं एक पोजीशन पर, स्पेसिफिक पोजीशन पर उसको कट करने का काम करता है। तो पहला इसका क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो इसके टूल्स में हम पढ़ रहे हैं।
दूसरा इसी के अंतर्गत आपका आता है कि कौन सा टूल आता है, दूसरा आता है आपका इसमें डीएनए लाइगेज। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू से आप समझ ही रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं उसको क्या करेगा, चिपकाने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो वहां तो हमने कहा मॉलिक्यूलर सीजर, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनको मॉलिक्यूलर सीजर का, क्योंकि वो कटिंग का काम कर रहे हैं। दो तरीके की कटिंग, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। और डीएनए लाइगेज क्या होते हैं, डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू के रूप में जाने जाते हैं। और ये एंजाइम जो टूटा हुआ डीएनए यानी कि जो ब्रोकन डीएनए है, उस ब्रोकन डीएनए को रिपेयर करता है। ठीक है, जो डीएनए का वो फ्रेगमेंट टूट गया है ना, तो उसको क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। अब कैसे रिपेयर कर देगा, क्या ये रिपेयर करेगा, जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड उनको ऐड करता है, उनको यानी कि ज्वाइनिंग कराएगा उनकी, इसलिए डीएनए लाइगेज का काम हुआ ये। अब रही बात तीसरे नंबर पर, जिसे जनरली बोला जाता है एपी। एपी का मतलब हुआ एल्केलाइन फॉस्फेट। अब कहेंगे फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फेटेज इसको बोलते हैं। ठीक है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, क्योंकि किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। और एंजाइम के बारे में हम जानते हैं कि लास्ट में ASE आता है उसके स्पेलिंग के लास्ट में। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम फिफ्थ एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, फिफ्थ एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल यहां से रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को। नाम से ही पता चल रहा है वो क्या करता है, वहां से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम करता है। कहां, फिफ्थ एंड पर। ठीक है, अब जो फ्री फिफ्थ एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो कि रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, या उसे प्रिवेंट करता है एक तरीके से जो सेल्फ लेगिनेशन हो रहा है यहाँ पर, या लिगेशन हो रहा है, सेल्फ लिगेशन हो रहा है, उस सेल्फ लिगेशन से उसको प्रिवेंट करने का भी काम करता है। क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल का जो वेक्टर है वो यहाँ सेल्फ लिगेशन कर सकता है, तो उस सेल्फ लिगेशन को रोकने का भी काम करेगा। कब करेगा ये काम, क्योंकि जब डीएनए रिकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन हो रहा होगा उसी समय, यानी कि when formation of recombinant DNA during, then the self ligation is prevents or unwanted self ligation is prevented by this group or by this enzyme। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने का ये काम कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर लास्ट वन, जो फोर्थ की बात हो रही है यहाँ पर, ये है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। ये भी एंजाइम है ही, अब बार बार बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट टॉपिक ही एंजाइम लिया, तो यहाँ पर टॉपिक आ गए, एंजाइम आए, एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस जो अभी पीछे पड़े हैं, और दूसरा डीएनए लाइगेज हो गया, एपी हो गया यानी कि एल्केलाइन फॉस्फेटेज हो गया है, और डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का क्या काम होगा, ये एंजाइम क्या करता है, इन विट्रो सिंथेसिस में, यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है उसके उस समय इसको क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है। किस समय, इन विट्रो सिंथेसिस में, जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का इन विट्रो सिंथेसिस होगा डीएनए टेम्पलेट पर, तो उस समय ये उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो टूल में हम पढ़ेंगे, दूसरे आते हैं हमारे क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, देखिए डीएनए मॉलिक्यूल फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी कर सकता है, ये हमें पता ही है, तभी वहां पर क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, उसके साथ कंबाइन हो जा रहा है। ठीक है, और वहां पर रेप्लिकेट भी कर सकता है। तो ये जो हमने अभी कहा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, जो डीएनए फॉरेन डीएनए सेगमेंट को क्या करेगा, सेगमेंट को कैरी भी कर रहा है, और उसको होस्ट सेल के अंदर, यानी कि जिसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, होस्ट सेल के अंदर वो रेप्लिकेट भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको ही बोलते हैं हम वेक्टर।
क्लियर हो गया। ये वेक्टर में एबिलिटी होती है कि जो बैक्टीरियल सेल हैं उन बैक्टीरियल सेल में भी ये रेप्लिकेट कर सकते हैं और जो डीएनए क्रोमोसोमल कंट्रोल है इंडिपेंडेंटली बैक्टीरियल सेल में उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये फॉलो अप कर सकते हैं या उनमें उस तरीके के रेप्लिकेशन की भी एबिलिटी है। अब रही बात कि जो कुछ वेक्टर हैं जो रिकॉम्बिनेंटेड टेक्नोलॉजी में या डीएनए टेक्नोलॉजी में जिनका इस्तेमाल होता है वो कौन कौन से हैं, वो हमारे हैं, पहले पर आते हैं हमारे प्लाज्मिड्स। ये छोटे होते हैं यानी कि स्मॉल होते हैं और ये होते हैं ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग और यूजुअली क्या होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं, गोल से होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा और बहुत सारे बैक्टीरिया में ऐसा देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल है मैं इसका वो भी यहाँ पर मेंशन कर ही देती हूँ क्योंकि पता होना चाहिए। हम इस्चेरिचिया कोलाई के बारे में जानते ही है। तो इस्चेरिचिया कोलाई एक वेक्टर कंटेन करता है जिसका नाम है PBr322। ठीक है, तो ये एक वेक्टर कंटेन करता है। दूसरा यहाँ पर आता है इसी में क्लोनिंग वेक्टर के अंदर दूसरा ये आता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये क्या हुए, वायरस हुए, इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया हुए। दीज आर वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। दे आर यूज्ड इन द वेक्टर बिकॉज ऑफ वेरी हाई कॉपी नंबर। हाई कॉपी नंबर यहाँ पर मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखना। बहुत ही रेपिडली यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये जो जीनोम है बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो क्लोनिंग है वेक्टर की 2-3 चीजों पर डिपेंड करती है। अब अभी फिर मैं रिपीट करूंगी तो आपको लगेगा कि ये क्या था, ऑप्शनल में आया था। ओरी क्या होते हैं, तो ओरी क्या होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या हुआ, अब नाम से ही पता चल रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जनरली इसको क्या बोला जाता है, ओरी बोला जाता है। ये एक सीक्वेंस है जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं ओरी। क्लियर हो गया। दूसरा यहां पर आता है सेलेक्टिंग या सेलेक्टेबल मार्कर्स। देखिए, अगर हमें वहां पर डीएनए को चेंज करना है, डीएनए की कटिंग करनी है, डीएनए के रिकॉम्बिनेशन के लिए प्रोसेसेस को फॉलो करना है, तो यहाँ पर उस जगह को भी मार्क करना जरूरी होगा या उस सेक्शन को मार्क करना जरूरी होगा जिसका हमें यहाँ पर एलिमिनेशन करना है या जिसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है या नहीं करना है। ठीक है, उस सेलेक्टेबल मार्क का हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पर ये प्रोसेस होनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर है जहां पर हम किसी डीएनए के पीस को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी होस्ट बैक्टीरियम में। ठीक है, क्योंकि देखिए एक तो पहली चीज जैसे ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, सिलेक्शन करने में हेल्प कर रहा है किनका, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनका, और साथ ही साथ उनको एलिमिनेट करने के लिए ये हेल्प कर रहा है जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हुए या जहाँ जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो कौन हुए, ये क्या हुए, एक तरीके के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। और जो ये प्रोसीजर होता है, यहाँ पर पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है जो बैक्टीरियम सेल में, उसके बारे में, उसके आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करता है। इसी के अंतर्गत ये वाला लास्ट आया, यानी कि बैक्टीरियोफेज के अंतर्गत आपका आया क्लोनिंग साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ये वो साइट होती हैं जहां पर जनरली फॉरेन डीएनए को, यानी कि जिससे हमने यहाँ पर कैरेक्टर्स को जीन को लिया है उसको फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए कहते हैं उसको, विद वेक्टर, यानी कि जहां पर जनरली एक लिंक रिक्वायर होता है किसका, फॉरेन डीएनए एलियन डीएनए का, किसके साथ, वेक्टर के साथ।
ओके, तो यहाँ पर लिगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए क्या हुआ? देखिए लिगेशन, यहाँ पर लिगेशन हमने पढ़ा, एक्चुअली लिगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए क्या हुआ, एक तरीके का कैरिड एज रेस्ट्रिक्शन साइट, और ये 1 और 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं और ये प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। जो ये पूरा प्रोसेस होता है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का पूरा प्रोसेस होता है और इनको बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्लियर हो गया? इसी में आपके जो थर्ड आए वो आए आपके वेक्टर क्लोनिंग, यानी कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन। अब क्लोनिंग तो कहीं भी हो सकती है, प्लांट में भी हो सकती है, एनिमल्स में भी हो सकती है, और जो यहाँ ट्यूमर इंट्रोड्यूसिंग प्लाज्मिड है यानी कि एजोरोबैक्टर बैक्टीरियम जिसको बोला जाता है, पैथोजन है जो डाइकॉट्स में मोस्टली मिलता है, या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियर्स बोलते हैं उसको, पूरा नाम जो इसका ये है। अब ये क्या होता है, कुछ प्लांट्स में मिलता है और इसको यूज किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, किसके तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? क्लोनिंग वेक्टर। तो प्रॉपर जो वेक्टर है यहाँ पर क्लोनिंग के लिए एनिमल सेल के रेफरेंस में वो है SV40। ध्यान में रखेंगे इसको, एनिमल सेल के लिए प्रॉपर क्लोनिंग वेक्टर है SV40। इसी के मिलते जुलते रेट्रोवायरस हैं या एडिनोवायरस है, पेपिलोनोमा है वायरस, ये मोस्टली यूज होते हैं क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर। तो इनको याद रखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर जो या क्लोनिंग जीन जो प्लांट और एनिमल में यूज होते हैं वो मोस्टली कौन से हैं। तो रेट्रोवायरस का भी इस्तेमाल होता है, एडिनोवायरस का भी इस्तेमाल होता है, और एक पेपिलोनोमा या पेपिलोमा एक वायरस होता है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? अब रही बात कंपिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। कंपिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ, होस्ट ऑर्गेनिज्म मैं यहां लिख देती हूं, ट्रांसफॉर्मेशन होना है किसका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ। ठीक है, डीएनए कैसा होता है, ये प्रॉपर्टी आती है इसलिए मैं इसको मेंशन कर रही हूं। डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक। कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता। ठीक है, अब अगर फोर्स बैक्टीरियल सेल है इसे लेगी, प्लाज्मिड तक पहुंचाएगी और फर्स्ट टू बी कॉम्पिटेंट। क्लियर हो गया? जो भी इसे बैक्टीरियल सेल ने टेकअप किया। क्लियर हो गया? अब कंपिटेंसी क्या है? एक तरीके की किसी सेल की एबिलिटी है किसी फॉरेन डीएनए को टेकअप करने की। ठीक है, फिर रिपीट करती हूँ, कंपिटेंसी क्या है? कंपिटेंसी एक्चुअल में किसी सेल की एक टेंडेंसी है। कैसी टेंडेंसी है? ताकि वो फॉरेन डीएनए को टेकअप कर सके। ठीक है, अब ये सेल बनी कैसे होती है? ये सेल कई तरीके की हो सकती हैं। हो सकता है जीन गन जिसे बोला जाता है, बायोलिस्टिक हो सकती है, और माइक्रो इंजेक्शन फॉर्म में हो सकती है, माइक्रो इंजेक्शन, और तीसरा इसमें हो सकता है हीट शॉक। हीट शॉक। तो आप समझ गए जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है कंपिटेंट कौन होते हैं और कंपिटेंट कहते किनको हैं, वो आपके इसके अंतर्गत आ गए। अब रही बात कि जो ये प्रोसेस है, यानी कि हम रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ तो रहे हैं, बट प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? मैं इसे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टेप होते हैं जो सीक्वेंशियल इसको यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहला, अगर आप पहले स्टेप को ही देखेंगे तो सबसे पहला इसके अंतर्गत आता है आइसोलेशन। पहले तो देखिए, जिस पर भी हमें काम करना है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो हम आइसोलेट कर किसे रहे हैं? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये पहला स्टेप होगा। ठीक हो गया? अब रही बात, हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद क्या होगा? कटिंग होगी, यानी कि यहाँ किसका काम आ जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम आ जाएगा। तो कटिंग ऑफ डीएनए, किस पर कट करेंगे इसको? एट स्पेसिफिक
स्पेसिफिक लोकेशन। क्लियर हो गया? तीसरे नंबर पर आ जाएगा, जो भी यहां पर कटिंग हो गई, अब उसका क्या होगा? सेपरेशन। सेपरेशन भी होगा और उसका क्या होगा? आइसोलेशन। नहीं तो वो तो फिर से सबके साथ में मिल जाएगा, है ना। फिर इसमें आता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, और इसी में आता है किसके लिए? यानी कि ऑफ इंटरेस्टेड, जो वहां पर पीसीआर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? उस जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन किया, और यहाँ पर उस बैक्टीरियल सेल को या कुछ एंजाइम के थ्रू, जैसे लाइसोजाइम है या सेलुलेज है, इनके थ्रू हम क्या करते हैं? उसको आइसोलेट कर लेते हैं। फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? उसे पर्टिकुलर जगह पर, जो स्पेसिफिक लोकेशन हमने डिटेक्ट की है, उस पर वो उसको कट करने का काम करते हैं। जो हमने कटिंग डीएनए लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यहाँ पर काम था, तो यहाँ पर एक फ्रेगमेंट बन गया है जिसको सेपरेट करना जरूरी है। अब उसको सेपरेशन, जो यहाँ पर एक चीज और इंक्लूड करूंगी कि जब यहाँ पर ये सेपरेशन हो रहा है तो किस मेथड के थ्रू सेपरेशन होता है? तो जो यहाँ पर ये सेपरेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ध्यान आ रहा होगा, आपने बुक में जब पढ़ा होगा, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या हो जाते हैं? एक सीक्वेंस में लग जाते हैं, छोटे बड़े 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 करके ऐसे सीक्वेंस में लग जाते हैं, और हम वहां से क्या कर लेते हैं? जो हमें डीएनए लग रहा है वो हम सेगमेंट को चूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है एम्प्लीफिकेशन, यानी कि पीसीआर के थ्रू, जो कि मुलिस ने डेवलप किया था पीसीआर को। जो जो नाम मुझे आते जा रहे हैं मैं उनको ऐड ऑन करते जा रही हूँ, ताकि आपके आगे के नॉलेज के लिए भी वो बहुत बढ़िया रहे, और जब आप आंसर लिखें तो भी बहुत बढ़िया लगे। लिखते हुए आंसर आपके ज्यादा बढ़िया लगे या ना लगे, लेकिन आपको नॉलेज है ये वहां पर प्रपोज कर सके। तो कैरे मोलिस है 1985, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। जैसे कि बायोटेक भी एक बहुत लेटेस्ट यहाँ पर एडिशन है जो बायोलॉजी में एड ऑन हुआ है। तो कैरी मोलिस हैं जिन्होंने पीसीआर को यहाँ पर क्या किया था? डेवलप किया था 1985 में। अब इसमें ये क्या होता था? जब पीसीआर काम करता था ना, मैं ऐड ही कर दे रही हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते थे। स्पेशली 3 प्रोसेस को फॉलो किया जाता था। पहला क्या होता था? डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन क्या होता था? 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 15 मिनट तक डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है उनको रखा जाता था। दूसरा है आपका एनीलिंग, यानी कि लगभग 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको 2 सेट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के जो प्राइमर्स हैं उनको सेपरेट किया जाता था। फिर आता था यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक्सटेंशन। ठीक है, जो भी पॉलीमरेज ऐड है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनटीपीज होते हैं, उनको एक्सटेंड करने में प्राइमर्स को, और उसके लिए हमें कुछ एडिंग न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए होते हैं, तो ताकि एक टेम्पलेट बन सके, तो यहाँ पर एक्सटेंशन। क्लियर हो गया? तो PRDT इनके अंतर्गत जो हमारे अभी हमने पढ़े 4 स्टेप थे, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आइसोलेशन हुआ, कटिंग हुआ, सेपरेशन हुआ और एम्प्लीफिकेशन हुआ। इसमें अब आता है आपका लिगेशन। रिपीट हो रहा है जो शुरू में था, इसलिए बहुत डिटेल नहीं करूंगी। लिगेशन क्या हुआ? लिगेशन हमने कहा जो फ्रेगमेंटेड डीएनए है उसको जोड़ने का काम करेगा, तो वहां पर इसका एक स्टिकी एंड क्रिएट करता है जिससे कि वो जुड़ जाए। ठीक है, उसके बाद इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, यानी कि जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर तैयार हुआ है उसको होस्ट सेल में भेजना। ठीक है, अब जब ये होस्ट सेल में भेज दिया गया है, होस्ट सेल में भेजने के बाद यहाँ पर एक ऐसा ना कल्चरिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट तैयार होता है, जिसमें मान लीजिए हमने डिजायर प्रोटीन को एनकोडेड जीन वहां पर इंट्रोड्यूस किया, तो जो भी चेंज वाली चीज मुझे यहाँ पर मिल रही है वो मुझे क्लोन्ड फॉर्म में मिल रही है और एक ऑब्टेनिंग फॉर्म में यहाँ पर मिल रही है। तो ये इसका जो क्या नाम है,
जो PRDT का फाइनल स्टेप हुआ। फिर आपके इसमें आते हैं बायोरिएक्टर्स कैसे होते हैं। मैं जनरली इनको ऐसे ही बता देती हूँ आपको, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। बायोरिएक्टर्स लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 to 1000 लीटर के बहुत बड़े बड़े वेसल वॉल्यूम होते हैं। अगर इनका यूज ना किया जाए तो ये टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं उसको भी हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक तरीके का ऑप्टिमल कंडीशन, जो भी हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट या जो भी हमें ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन यहाँ पर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए या हमें पीएच चाहिए, साल्ट चाहिए, कितना विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब चाहिए, वो एक कंट्रोल्ड कंडीशन यहाँ पर हमें मिलती है। ठीक है। एक एजिटेटर सिस्टम भी है, यानी कि ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम भी होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी होता है। तो ये सारा एक कंट्रोल्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर ये रिकॉम्बिनेशन या टेक्नोलॉजीज जो डीएनए रिलेटेड है वो कंप्लीट हो पाती हैं। अब रही बात मोस्ट कॉमनली कौन से रिएक्टर होते हैं। मोस्ट कॉमनली रिएक्टर होते हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, और या स्टायरिंग जिनको बोलते हैं। दूसरे होते हैं सिंपल स्टायरिंग टैंक बायोरिएक्टर और स्पैरगेट स्टायरिंग टैंक बायोरिएक्टर, यानी कि अलग अलग 3 तरीके के लगभग यहाँ पर बायोरिएक्टर्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये लगभग, इसके बाद एक और छोटा सा ना बायोरिएक्टर पढ़ा है तो मैं बताती हूँ। इसमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसमें पूछा गया था व्हाट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। कई बार बच्चे क्या करते हैं उसको, हालांकि अभी इवोल्यूशन इस साल चैप्टर नहीं है, लेकिन कई बार बच्चे उसको क्या करते हैं, कई बार जेनेटिक्स से जोड़ के लिख देते, जेनेटिक्स से जोड़ के यानी कि मेंडेलियन लॉज से उसको कनेक्ट करके लिख देते हैं। कई बार बच्चे उसको इवोल्यूशन से कनेक्ट करके लिख देते हैं। तो एक्चुअली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, जब यहाँ पर बायोसिंथेसिस फेज कंप्लीट हो जाती है, यानी कि टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पर एक सीरीज ऑफ प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट वहां पर मिला है, उसको रेडी होने से पहले मार्केटिंग के लिए फिनिशिंग प्रोडक्ट के तौर पर तैयार किया जाता है। मतलब मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट कहाँ लाना है, मार्केट में लाना है। ठीक है। अब बायोसिंथेसिस फेज कंप्लीट हो गया है। अब प्रोडक्ट क्या हो गया है, बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करके तैयार भी हो गया। ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि मार्केटिंग के लिए तैयार करना पड़ता है। अगर सपोज मान लीजिए मैं कोई चिप्स की फैक्ट्री लगा लूं या मैं कोई फैब्रिक फैक्ट्री लगा लूं, तो मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट इतना बन जाएगा, बट बन जाएगा से पहले मुझे ये देखना होगा कि जब वो बनेगा कैसे उसका मार्केटिंग उसकी होगी। तो ये प्रोसेस क्या करता है, सेपरेशन इंक्लूड करता है और प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों चीजों को इंक्लूड करता है। तो इसको सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को अगर हम शॉर्ट में बोले ना, तब हम कॉमनली उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो मैं अगर डेफिनेशन फॉर्म में लिखूं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन ऑफ, यानी कि ऑफ भी ना लिखूं, सेपरेशन, और क्या इंक्लूड होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। और इनको ही कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर हो गया। तो बायोटेक का जितना पोर्शन था सारा कंप्लीट हो गया है, और आपका जो रिवीजन सेशन चलाया था पिछले कुछ दिनों से वो भी कंप्लीट हो गया है। कल कुछ नया और लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, और आप अच्छे से मार्क्स गेन करें, बहुत बेस्ट करके आना है, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है और इतना भी रिलैक्स नहीं हो जाना है कि पेपर में लिख रहे ही ना। तो ऐसा भी मत करिएगा। जो पेपर लिखेंगे विद कॉन्फिडेंस लिखिएगा, सारे आंसर आप लिखिएगा, छोड़िएगा कुछ भी नहीं। और जो अभी ये 3-4 दिन का सेशन रहा है, लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कलेक्टिवली देखें तो केवल 3 या 3.5 घंटे में आपका टोटल कोर्स क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। जितनी वीडियो है लगभग 40 to 45 मिनट का वीडियो है, और आज का वीडियो तो छोटा है, तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। लगातार साथ बनी रहिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।